ओके दोस्तों, तो अब हम लोग रेडॉक्स के कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। 4.25 ग्राम सैंपल है कैल्शियम ऑक्सलेट और सोडियम ऑक्सलेट का। ठीक है, और उसके अंदर कुछ इनर्ट इंप्यूरिटीज भी है। उसको मैंने जेंटली हिट किया। अच्छा, एल्कली मेटल के जो ऑक्सलेट्स हैं वो सारे जेंटल हिटिंग पर स्टेबल होते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्सलेट्स दे आर थर्मली अनस्टेबल। अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्सलेट को तुम जैसे ही गर्म करोगे, एक अनोखा केस है, यहां पर दो गैस साथ में रिलीज होता है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड विद द फॉर्मेशन ऑफ अल्कलाइन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, ओके, तो ये जो गैसियस मिक्सचर है उसको मैंने NaOH सॉल्यूशन के थ्रू पास किया। जो हमारा रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 2 इक्वल पार्ट में। एक पार्ट पे फिनोल्फथालीन इंडिकेटर डाला और दूसरे पार्ट पे मैंने मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डाला। तो पहला पार्ट को टाइट्रेट करने के लिए हमें कुछ चाहिए, सेकंड पार्ट को कुछ चाहिए, वो तो देख लेना। अच्छा, अब एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया सेम सैंपल को लेके, सेम मास का। उस पर मैंने 100 ml का डाइल्यूट एसिड में उसको घोल दिया। ठीक है, और घोलने के बाद जो हमारा 10 ml का सॉल्यूशन है उसमें से वो लेकर उसको K2Cr2O7 के साथ मैंने टाइट्रेट किया। तो हमें 10 ml 0.1 मोलर K2Cr2O7 का रिक्वायरमेंट हुआ है। तो मास परसेंट ऑफ सोडियम ऑक्सलेट एंड जरूरत पड़ने पे कैल्शियम ऑक्सलेट का भी हमें मास परसेंट जो है वो निकालना है इन द सैंपल। राइट, अच्छा, तो सबसे पहले ये वाले पार्ट को लेकर आते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान देना, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो न्यूट्रल ऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड। इट will not react with कार्बन मोनोऑक्साइड। तो NaOH के साथ कोई रिएक्शन हमें नहीं देने वाला है, तो NaOH के साथ तो डेफिनेटली हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ही रिएक्ट किया होगा। अच्छा, डेटा को देखते हुए मैं एक चीज का गारंटी दे रहा हूं, मेरा NaOH जो है वो लिमिटिंग है, सॉरी CO2 जो है वो लिमिटिंग है, NaOH एक्सेस में है। सर आपको कैसे मालूम पड़ता है? सुनना, अगर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके एक में मिथाइल ऑरेंज डाला, एक में ये डाला, जो मिथाइल ऑरेंज का अमाउंट है वो अगर फिनोल्फथालीन का एग्जैक्ट डबल है तो डेफिनेटली केवल कार्बोनेट है। अगर उसके डबल से कम है तो डेफिनेटली NaOH और कार्बोनेट है, और डबल से ज्यादा है तो डेफिनेटली बाइकार्बोनेट प्लस कार्बोनेट है। ये फंडा को एक बार सोचने का ट्राई करके देखो, मैं क्या बोल रहा हूं। इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद अगर इसका वॉल्यूम इक्वल मोलैरिटी ऑफ HCl है, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम को डिवाइड करो, अगर एग्जैक्ट डबल है तो सॉल्यूशन में केवल कार्बोनेट है। ठीक है, राइट। अगर डबल से कम है तो NaOH और कार्बोनेट है, जबकि अगर डबल से ज्यादा है तो डेफिनेटली हमारा केवल और बाइकार्बोनेट प्लस कार्बोनेट है। मेरे ख्याल से वो समझ में आ गया होगा क्यों बोल रहा हूं मैं। देखो, जितना भी कार्बोनेट है उसके लिए तो फिनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज के कंपेयर करूंगा, मिथाइल ऑरेंज पे एग्जैक्ट डबल लगना है। अगर हमें डबल से कम करना है तो फिनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज में ऐसा रिएक्शन करना है जो दोनों में हो जाए, राइट। और अगर डबल से भी ज्यादा कर देना है तो ऐसा चीज साथ में रखना है जो फिनोल्फथालीन में रिएक्ट करना ही नहीं है, केवल मिथाइल ऑरेंज के प्रेजेंस में ही वो चीज रिएक्ट करे। तो ये अमाउंट देखते हुए हम डिसाइड कर लेते हैं जो कौन यहां पर लिमिटिंग है,
यहां पर लिमिटिंग डेफिनेटली CO2 है। हमारा NaOH जो है वो हमारा CO2 के साथ रिएक्ट किया है और दिया है Na2CO3, ठीक है, प्लस वाटर तो है, चलो वो तो बिना मतलब का है वाटर। तो 2 times NaOH plus CO2 gives you Na2CO3, राइट। अब क्या है मेरे पास, तो मान लो ईच हाफ पार्ट, जो मेरे पास ईच हाफ पार्ट जो है, उस ईच हाफ पार्ट में क्या है, मेरे पास A मिलीमोल NaOH है कुछ बचा हुआ, और B मिलीमोल Na2CO3 है। तो मैं अगर फेनोल्फथालीन इंडिकेटर को देखूं तो फेनोल्फथालीन इंडिकेटर में NaOH तो पूरा रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो अगर मैं फेनोल्फथालीन इंडिकेटर देखूं तो NaOH तो पूरा रिएक्ट करेगा और उसका एन फैक्टर तो हमेशा ही हमारे पास 1 है, और Na2CO3 जो है वो हमारा एन फैक्टर 1 के साथ टाइट्रेट होगा। सो अगर मैं टोटल मिलीमोल्स ऑफ H+ का रिक्वायरमेंट देखूं, वो मेरा A+B होगा, और वो A+B जो होगा वो होगा 30 into 0.5, that is equals to 15। ऑन दी अदर हैंड अगर मेरे पास मान लो है मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, मेरे पास है मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, तो वहां पर NaOH तो पूरा रिएक्ट करेगा और Na2CO3 एन फैक्टर 2 के साथ रिएक्ट करेगा, तो A+2B that will be 50 into 0.5 that is equals to 25। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास यहां से आ जाएगा B जो आ रहा है, दोनों को डिवाइड सब्सट्रैक्ट कर दो, तो B आ जा रहा है मेरे पास 10 और A जो आ जा रहा है वो आ रहा है मेरे पास 5, वेर A मेरा कोई काम का नहीं है, मेरा मतलब का है B। तो हर आधे पार्ट पे टोटल 10 मिलीमोल सोडियम कार्बोनेट है, तो अगर 10 मिलीमोल कार्बोनेट है तो टोटल पे अगर मैं देखूं 20 मिलीमोल्स ऑफ Na2CO3 was produced, और हर एक Na2CO3 को बनाने के लिए एक CO2 का रिक्वायरमेंट होती है, और हर एक CO2 एक कैल्शियम ऑक्सलेट से आता है, तो जितना मिलीमोल हमारा Na2CO3 उतना ही मिलीमोल CO2, तो उतना ही मिलीमोल कैल्शियम ऑक्सलेट। तो एक बात तो मेरे पास आ जाएगा, मिलीमोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट वो तो मेरे पास 20 आ जाएगा। मेरे पास कैल्शियम ऑक्सलेट डेफिनेटली 20 मिलीमोल है, ये हमारा 4.25 ग्राम सैंपल पे है। अब यहां से हम क्या करते हैं, अब हम लोग यहां से आते हैं सेकेंड एक्सपेरिमेंट में। अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट पे अगर हम ध्यान दें, अच्छा होगा क्या बाय द वे, होगा क्या बाय द वे, हमारा ऑक्सलेट जितना भी होगा, हाँ ठीक है, ACl में घोल दूंगा तो ऑक्सैलिक एसिड होगा, भाड़ में जाए, वो तो मेरा काम का नहीं है। मेरे पास कुल मिला के जो ऑक्सलेट होगा, चाहे वो कैल्शियम हो चाहे वो सोडियम हो, वो मेरा Cr2O7 के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, किस में कन्वर्ट होगा, ये खुद अपने आप को कन्वर्ट करेगा CO2 में, और क्रोमियम जो बनेगा वो डेफिनेटली जाएगा +3 पे, आर नॉट बैलेंस्ड, ठीक है। अच्छा, तो इसका अगर मैं देखूं तो कार्बन यहां पर +3 में है, क्रोमियम यहां पर +6 में है, कार्बन यहां पर +4 में है, क्रोमियम यहां पर +3 में है। सो ऑक्सलेट का जो हमारा एन फैक्टर होगा,
ऑक्सलेट का जो हमारा एन फैक्टर होगा वो डेफिनेटली हमारा 2 होगा। एक कार्बन का एन फैक्टर 1 है तो 2 कार्बन है ऑक्सलेट में, तो एन फैक्टर डेफिनेटली 2 आएगा। और अगर मैं डाइक्रोमेट के बारे में बात करूं तो क्रोमियम +6 से +3 पे जा रहा है। हर क्रोमियम पे चेंज 3 का, लेकिन 2 क्रोमियम है तो इसका जो एन फैक्टर है वो होगा मेरा 6। ठीक है, अब 10 ml को चाहिए हो रहा है 10 ml 0.1 मोलर K2Cr2O7। अच्छा, 10 ml 0.1 मोलर K2Cr2O7, that implies 1 millimole K2Cr2O7, और K2Cr2O7 का एन फैक्टर 6 है तो दैट विल बी इक्वल्स टू 6 मिली इक्विवेलेंट K2Cr2O7। तो क्योंकि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस वैलिड है तो 10 ml में ऑक्सलेट जो होगा वो भी हमारे पास 6 मिली इक्विवेलेंट होगा, एंड दैट इज सेम एज 3 मिलीमोल। दैट इज सेम एज 3 मिलीमोल क्योंकि इसका एन फैक्टर 2 है। बट ये तो हमारा 10 ml सॉल्यूशन है, मैंने घोला था 100 ml पे, तो टोटल मिलीमोल्स ऑफ ऑक्सलेट कितना आ जाएगा मेरे पास 30। टोटल मिलीमोल्स ऑफ ऑक्सलेट जो आ जाएगा वो मेरे पास 30 आएगा। 10 ml पे अगर 3 मिलीमोल है तो 100 ml पे जिस पे मैंने घोला था वो डेफिनेटली हमारा 30 मिलीमोल्स में कन्वर्ट होगा। और ये ऑक्सलेट का 2 सोर्स है, एक है कैल्शियम ऑक्सलेट और दूसरा है सोडियम ऑक्सलेट। दोनों का ही एक मॉलिक्यूल से एक ऑक्सलेट मिलता है, तो यहां से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं या नहीं, मिलीमोल्स ऑफ सोडियम ऑक्सलेट will be 30 minus 20, that is equals to 10। क्योंकि कैल्शियम ऑक्सलेट मैंने निकाल लिया था 20 मिलीमोल्स है और टोटल ऑक्सलेट 30 मिलीमोल है, तो बाकी ऑक्सलेट डेफिनेटली सोडियम ऑक्सलेट से आ रहा है, तो सोडियम ऑक्सलेट का मिलीमोल्स का संख्या जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 10। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 46 प्लस 88, तो कितना हो जाएगा 134। तो मास ऑफ सोडियम ऑक्सलेट कितना आ जाएगा मेरे पास 134 इंटू 10 इंटू 10 to the power -3 ग्राम, दैट इज इक्वल्स टू 1.34 ग्राम। ठीक है, बट ये हमारे पास कहां पर है, ये मेरे पास है 4.25 ग्राम सैंपल पे। तो अगर मैं परसेंटेज प्योरिटी के बारे में बात करूं तो परसेंटेज ऑफ Na2C2O4 1.34 by 4.35 and 4.25, and that will approximately come out to be equals to 31%. तो mass percent of sodium oxalate is equals to 31%. मेरे ख्याल से ये चीज हमें समझ में आ गया है। ठीक है, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है, काफी आसान क्वेश्चन है। बस हमें यहां पर एसिड बेस टाइट्रेशन और रेडॉक्स टाइट्रेशन दोनों को साथ में मिक्स किया गया है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैंने डिस्कस किया वो ये वाला है, यहां का डेटा को देखते हुए हम अपना लिमिटिंग को अब से डिसाइड कर लेंगे। ओके दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला है, मेरे पास 15 ग्राम मिक्सचर है ऑफ NaNO3 और MgNO3 होल ट्वाइस का। इसको मैंने हीट किया जब तक ना सारे गैस निकल जाए।
सारे गैस निकल जाने के बाद जो वाटर सॉल्युबल पार्ट है इसको मैंने 1 लीटर वाटर के अंदर घोल दिया, उसका मैंने 10 ml पोर्शन लिया और 10 ml पोर्शन पे मैंने 20 ml 0.02 मोलर एसिडिफाइड KMnO4 डाला। ठीक है, जो एक्सेस KMnO4 है उसको रिक्वायर हो रहा है 10 ml 0.05 मोलर H2CO4। तो हमें इनिशियली जो मास परसेंटेज है दोनों नाइट्रेट का वो चीज हमें निकालनी है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अल्कली मेटल का नाइट्रेट को हीट करने पर क्या होता है? ध्यान देना, लिथियम नाइट्रेट के अलावा बाकी जितना भी अल्कली नाइट्रेट्स है, अल्कली मेटल नाइट्रेट्स एक्सेप्ट अगर मेरे पास लिथियम हो, लिथियम इज एन एक्सेप्शन जस्ट लाइक लिथियम बाइकार्बोनेट भी एक्सेप्शन है। ठीक है, तो अल्कली मेटल नाइट्रेट्स को हीट करने पे MnO3 ऑन हीटिंग ऑलवेज गिव्स नाइट्राइट MnO2 प्लस हाफ O2 गैस। हाँ, अगर लिथियम नाइट्रेट को हम हीट करेंगे तो इन दैट केस यहां पर हमारा बनेगा लिथियम ऑक्साइड प्लस 2 टाइम्स NO2 प्लस हाफ O2। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर हमारे पास अल्कालाइन अर्थ मेटल, अल्कालाइन अर्थ मेटल नाइट्रेट्स हो, ठीक है, तो अल्कालाइन अर्थ मेटल के नाइट्रेट को हीट करने पर क्या होगा? वो क्या है मेरे पास? MnO3 होल ट्वाइस इसको हीट करने पर बनता है MO प्लस 2 टाइम्स NO2 प्लस हाफ O2। तो अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाइट्रेट्स में ये हमारा हीटिंग इफेक्ट है, वो हमें ध्यान रखना है। तो यहां पर जो मेरे पास है सोडियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम नाइट्रेट, तो सोडियम नाइट्रेट को हीट करने पर क्या होगा? NaNO2 प्लस हाफ O2 और मैग्नीशियम नाइट्रेट को हीट करने पर क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस 2 NO2 प्लस हाफ O2। ये हमारा दोनों में रिएक्शन होने वाला है। उसके अंदर NO2 और O2 तो उड़ जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा वाटर सॉल्युबल पार्ट है, जो हमारा वाटर सॉल्युबल पार्ट है वो है MgO और साथ में है NaNO2। इसको मैंने डिसॉल्व कर दिया। अच्छा, इसके अंदर KMnO4 के साथ रिएक्ट कौन करेगा? ध्यान देना, बाकी सब तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट से अपना, यहां पर केवल नाइट्रोजन जो है वो मेरा +3 में है। तो इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4, NO2 minus will get oxidized to NO3 माइनस, यानी KMnO4 जो है
वो नाइट्रोजन को +3 से अपना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट यानी +5 पे डेफिनेटली लेकर जाने वाला है। ठीक है, बाकी MgO पे तो हाथ ही नहीं लगेगा और बाकी सोडियम वगैरह में भी हाथ लगने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। केवल यही रिएक्शन जो है वो होना हमारा संभव है, बाकी कोई भी रिएक्शन जो है वो हमारा नहीं होगा। अच्छा, तो रिएक्शन क्या हो रहा है? NO2 माइनस प्लस MnO4 माइनस। ध्यान देना, मीडियम क्योंकि एसिडिक है तो ये जा रहा है मेरा नाइट्रेट प्लस Mn2 प्लस में। तो यहां पर अगर मैं ध्यान दूं, ये मेरा N फैक्टर 5 है, यहां पर जो मेरा N फैक्टर है वो डेफिनेटली हमारा 5 है, और NO2 में नाइट्रोजन +3 है, यहां पर नाइट्रोजन +5 पे है, तो यहां पर जो हमारा N फैक्टर है वो कितना है? 3। सॉरी, क्या लिख दिया? 2। यहां पर जो हमारा N फैक्टर है वो है हमारा 2। ठीक है। अच्छा, हमने डाले क्या थे? 20 ml। एडेड क्या है? 20 ml 0.02 मोलर KMnO4 ये मैंने ऐड किया हूं, तो मिलीमोल्स ऑफ KMnO4 कितना हो जाएगा? 2 × 0.2 0.4। ठीक है, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 मेरे पास 2 हो जाएगा, N फैक्टर क्योंकि 5 है। इतना KMnO4 तो मैंने ऐड किया था। अब ऑक्सैलिक एसिड के लिए आ जाओ। सुनो, तो जो मेरा बैक टाइट्रेशन पार्ट है, जो हमारा बैक टाइट्रेशन पार्ट है, हमने ऐड किए 10 ml 0.05 मोलर H2C2O4, और इसका N फैक्टर तो हमेशा 2 है, सो दैट इज इक्वल्स टू क्या है मेरे पास? 0.5 मिलीमोल H2C2O4 and that is equals to 1 milli equivalent H2C2O4। अरे KMnO4 का N फैक्टर दोनों जगह पे सेम है क्योंकि दोनों एसिडिक मीडियम है, तो हम मिली इक्विवेलेंट का रिलेशन में ही काम कर सकते हैं। सो ये जो 1 मिली इक्विवेलेंट H2C2O4 है, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 जो हमारा बचा हुआ था वो डेफिनेटली 1 होगा, और तुमने डाले थे 2 मिली इक्विवेलेंट KMnO4, तो इन दोनों से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, तो मिली इक्विवेलेंट of KMnO4 reacted that is equals to 1। and obviously बात है यहीं पर रिएक्शन हो रहा है, तो that will be equals to milli equivalent of NaNO2। अब NaNO2 का N फैक्टर कितना है? NaNO2 का N फैक्टर कितना है? 2। तो अगर 1 मिली इक्विवेलेंट है तो मिलीमोल्स ऑफ NaNO2 इज इक्वल्स टू N फैक्टर से डिवाइड कर दो 0.5, बट ये ध्यान देना 10 ml पोर्शन में है, ये तो हमारा 10 ml पोर्शन में है। ठीक है, तो मोल्स ऑफ NaNO2
moles of NaNO2 in 1 liter कितना होगा? 0.5 into 10 to the power minus 3 into 100 that is equals to 0.05. ये मेरे पास आ जाएगा क्या? 0.05 हमारे पास मिलीमोल्स ऑफ NO2 है। ठीक है, समझ में आ गया? सो दिस इज द मिलीमोल्स ऑफ NaNO2 एंड मिलीमोल्स ऑफ NaNO2 अगर 0.05 आ गया है तो मास ऑफ NaNO2, ठीक है। खैर NaNO2 निकालने की जरूरत नहीं है, जितना NaNO2 उतना ही ऑब्वियसली NaNO3। तो मास ऑफ NaNO3 कितना होगा? 0.05 इंटू इसका मॉलिक्यूलर वेट। नाउ इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 23 प्लस 14 37 37 प्लस 48 85। So that is equals to 4.25 ग्राम। NaNO3 का जो मास हमारे पास आ जाएगा that will be simply equals to 4.25 ग्राम। एंड ये हमारा 15 ग्राम सैंपल पे है। ठीक है, बाकी तो परसेंटेज ऑफ ईच नाइट्रेट, तो परसेंटेज ऑफ NaNO3 क्या आएगा? परसेंटेज ऑफ NaNO3 कितना आ जाएगा? 4.25 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 100%। तो 425 बाई 15 तो कितना हो जाएगा? 30 125। तो 125 में 8 तो जाएगा, 28.3% जो है वो हमारा NaNO3 है। ठीक है, 28.33%। एंड ऑन द अदर हैंड अगर मैं ध्यान दूं कैल्शियम नाइट्रेट के बारे में अगर बात करूं, कैल्शियम नाइट्रेट के बारे में अगर मैं बात करूं, सो मास ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट कितना आ जाएगा मेरे पास? 15 माइनस 4.25 दैट इज इक्वल्स टू 10.75 ग्राम। ठीक है, मैं निकाल रहा हूं नेक्स्ट वाले पार्ट के लिए, अदरवाइज परसेंटेज तो मैं डायरेक्टली सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। परसेंटेज ऑफ CaCO3, सॉरी क्या लिख रहा हूं, परसेंटेज ऑफ CaNO3 होल ट्वाइस कितना आ जाएगा मेरे पास? 100 माइनस दिस तो कितना आ जाएगा? 71.7%। 71.7%। अच्छा, एक चीज ध्यान दो, कैल्शियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 48, तो कितना हो जाएगा? 62। 62 इंटू 2 124 प्लस 40, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो है मेरे पास 164। ठीक है, सो मिलीमोल्स ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट मेरे पास कितना आ जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू, चलो मिलीमोल्स मोल से निकाल दो, कोई ना। मोल्स ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट कितना आएगा? काफी गंदा कैलकुलेशन है, दैट इज 10.75 डिवाइडेड बाई 164। हाँ, मैं अचानक से कैल्शियम पे क्यों पहुंच गया? ओके, सुनो, देखो एडिटिंग के टाइम पे इसके बाद काट देना, मैं वापस सॉल्व कर रहा हूं ये वाला पार्ट।
इस पॉइंट के बाद काट देना, वापस मैं लिख रहा हूं। अच्छा दोस्तों, तो अब बताओ मुझे यहां पर हमारे पास मास ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट क्या आएगा? दैट विल बी 15 minus 4.25, that is 10.75 ग्राम। अच्छा, परसेंटेज निकालने की तो कोई जरूरत ही नहीं थी, परसेंटेज निकालने की तो कोई जरूरत ही नहीं थी। परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट वो तो अच्छा हो जाएगा हमारे पास 100 माइनस दिस, यानी 71.7%। ये हमारा परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट होगा। और अगर मैग्नीशियम नाइट्रेट देखूं मैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा? नाइट्रेट है मेरे पास 62, 124 प्लस 24 148, ठीक है, यह 148। तो मोल्स ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट मेरे पास क्या आएगा? 10.75 डिवाइडेड बाई 148, भाड़ में जाए, नीचे वाले को मान लो हमारा 150 मान लो लगभग, ठीक है। तो 150 अगर मैं मानता हूं 100 से डिवाइड तो बाद में होगा, तो 15 डिवाइडेड बाई 107.5 725, लगभग 0.0072 ये मेरे पास आ जाएगा। ये हमारा मोल्स ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट होगा, ठीक है। ये हमारे पास मोल्स ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट होगा। सो अब बताओ, दोनों का अगर हमारे पास आ गया है तो मोल्स ऑफ O2 कितना होगा? जितना सोडियम नाइट्रेट है उसका आधा मोल होगा, यानी कितना होगा? 0.025, ठीक है। सॉरी, छोटी सी गलती हो गई थी, एक जीरो ज्यादा हो गया। ठीक है, और उसके चलते कितना है? मैग्नीशियम नाइट्रेट के चलते जितना मोल है उसका भी आधा, तो यहां पर कितना हो जाएगा मेरे पास टोटल? प्लस 0.036, दैट इज 0.061। ये हमारे पास मोल्स ऑफ O2 होगा। और हमारे पास मोल्स ऑफ NO2 क्या होगा? एक से निकलता है 2 NO2, तो मोल्स ऑफ NO2 होगा इसका डबल, यानी 0.144, ठीक है। तो रेशियो ऑफ जो होगा NO2 is to O2 is simply equals to 144/61। ये हमारा मोलर रेशियो होगा NO2 और O2 का, राइट। तो बेसिकली यहां पर ये जो नॉलेज वाला पार्ट है वो हमें मालूम होना चाहिए। उसके अलावा जो बाकी पार्ट है वो तो काफी ज्यादा आसान है, काफी आसानी से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी, मेरे पास 3 ग्राम सैंपल है ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड और इनर्ट इंप्यूरिटी का। इसको मैंने डिसॉल्व कर दिया डाइल्यूट H2SO4 में और उसको मैंने फिल्टर किया। जो फिल्टर किया हुआ चीज है उसके अंदर मैंने 8.3 ग्राम प्योर KI डाला। उस रिएक्शन में मेरे पास कुछ I2 बना, ठीक है। उस रिएक्शन में मतलब जितने कुछ I2 बना जिसको मैंने बाहर निकाल दिया, और एक्सेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है उसको मैंने डाला। और अब जितना I2 मेरा पैदा हुआ है, ठीक है, उसको 10 ml 1 मोलर हाइपो की जरूरत पड़ रही है। तो हमें ओरिजिनल सैंपल में जो क्यूप्रस ऑक्साइड है उसका
परसेंटेज कितना है वो हमें निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे इसके बारे में एक बार सोचते हैं, ठीक है। अच्छा चलो, जो जो चीजें बोला हुआ है ध्यान दो। यहां पर क्या क्या हुआ है, क्या क्या हुआ है ध्यान देना। क्यूप्रस ऑक्साइड जैसे ही मैं डालूंगा H+ वाटर में, ये तुरंत कॉपर 2+ और साथ में कॉपर का प्रेसिपिटेशन होगा। इसका तुरंत जो है वो हमारा डिस्प्रोपोर्शन होगा, क्योंकि एक्वस मीडियम पे कॉपर +1 जनरली अनस्टेबल है, एक्सेप्ट द केस ऑफ आयोडीन के साथ अगर जुड़ा हुआ है। नाउ अब जो हमारा कॉपर +2 है वो हमारा I- के साथ रिएक्ट करेगा, और I- के साथ रिएक्ट करके Cu2I2 का प्रेसिपिटेट देगा और साथ में हमारा पैदा करेगा I2, ठीक है। कॉपर +2 I- के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करते हुए Cu2I2 देगा। अगर मैं बैलेंस करूं, दिस इज द बैलेंस, ठीक है। ये रिएक्शन होगा एंड ये तो हमारा प्रेसिपिटेट हो जाएगा और ये भी हमारा, राइट। तो चलो अब यहां पर हम चालू करते हैं। लेट्स सी क्या क्या है। क्वेश्चन काफी आसान है, बस ये नॉलेज जो है वो जरूरी है, अदरवाइज वो तो काफी ज्यादा आसान है। अच्छा ऑब्वियस सी बात है, यहां पर इस स्टेप में जो मैंने प्योर KI डाला था, सम I- was left in the solution, और वो I- जो हमारा एक्सेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसके साथ हमारा I2 दिया है, राइट, गुड। तो जित I- वो हमें I2 दिया है, तो यहां पर हम ध्यान दें, यहां पर हम ध्यान दें, ये वाला I2 को चाहिए हो रहा है 10 ml 1 मोलर Na2O2O3, तो मिलीमोल्स ऑफ I2 सॉरी Na2H2O3 मेरे पास कितना आ जाएगा 10, और Na2H2O3 के साथ I2 का क्या रिएक्शन होता है, I2 + 2 times Na2H2O3 gives us Na2S4O6 plus 2 times NaI. So, अगर 10 मिलीमोल Na2H2O3 का रिक्वायरमेंट है तो मैं यहां से बोल सकता हूं या नहीं, therefore 5 millimoles of I2 was liberated। 5 मिलीमोल I2 जो होगा वो हमारा लिबरेट करेगा, हाँ कि ना। और एक I2 को लिबरेट करने के लिए 2 I- चाहिए होता है इन फ्रंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं मिलीमोल्स ऑफ I- लेफ्ट विल बी इक्वल्स टू 10। 10 मिलीमोल I- डेफिनेटली हमारा बच जाएगा, हाँ कि ना। अच्छा, मिलीमोल्स ऑफ KI एडेड कितना है, मिलीमोल्स ऑफ KI एडेड कितना होगा, ये हमारा 8.3 ग्राम है, 8300 मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लिया। और KI का कितना होगा, आयोडीन इज 127, K इज 39, तो 127 168, तो ये मेरे पास आ जाएगा 50। तो KI जो मैंने ऐड किया था वो ऐड किया था 50 मिलीमोल्स, और बाद में जो हमारा I- बचा हुआ है वो हमारा डेफिनेटली 10 मिलीमोल बचा हुआ है। सो I- reacted
with Cu2 plus will be equals to 40. तो Cu2 plus के साथ जितना I माइनस रिएक्ट करेगा ये वाले स्टेप में वो डेफिनेटली हमारा 40 होगा। और 4 I माइनस रिएक्ट करता है 2 कॉपर प्लस 2 के साथ, यानी 1 कॉपर प्लस 2 के साथ 2 I माइनस रिएक्ट करता है। सो millimoles of copper 2 plus will be simply equals to 20. तो कॉपर 2 प्लस का मिलीमोल्स जो है वो हमारे पास 20 हो जाएगा। एंड ध्यान देना, एक कॉपर 2 प्लस बनता है एक क्यूप्रस ऑक्साइड से। तो सिंपल सी बात है, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं मिलीमोल्स ऑफ Cu2O will also be equals to 20. हाँ कि ना, जो हमारा इसका मिलीमोल्स होगा Cu2O का वो भी हमारा 20 होगा। अच्छा, Cu2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? Cu2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? इट विल बी 63.5 ले लो, ठीक है, 63.5 ले लो। तो 63.5 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा? 127, और 127 प्लस 30 16, तो ये हो जाएगा हमारे पास 143। ये हमारा मॉलिक्यूलर वेट है। तो मास ऑफ Cu2O, मास ऑफ Cu2O 143 into 20 into 10 to the power minus 3, तो it will come out to be 2.86 ग्राम। और ये हमारा 3 ग्राम सैंपल पे था। तो परसेंटेज प्योरिटी काफी ज्यादा प्योर है। परसेंटेज प्योरिटी 2.86 by 3 into 100%, तो ये हमारे पास हो जाएगा 95.33%. So it will have a 95.33% प्योरिटी। बस ये जो रिएक्शंस है, ये रिएक्शन लिख पाना यहां पर मेन चीज था। बाकी जो रेडॉक्स पार्ट है, that is pretty simple and trivial. I hope that is perfectly understood. Okay.